Welcome to Science Pedagogics, Science Made Easier. Our today's chapter is Human Digestion and Absorption, and the topics we'll be studying are calorific value, digestion of food, and hormones related to digestive system. So let's start with calorific value. Now you must be wondering what is calorific value. So हम जानते हैं कि हम खाना किस लिए खाते हैं, एनर्जी के लिए. So calorific value firstly is related to energy. It is a term, calories is related to term energy. So पहले इसकी measuring unit क्या होती है? It is kilocalorie in year. So अब calorific value क्या होती है? हम जो भी खाते हैं उसका 1 ग्राम हमें कितनी किलो कैलोरी एनर्जी देता है उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं. जैसे हम चिप्स खा रहे हैं, इफ़ यू ईट लेज और कुरकुरे और समथिंग लाइक दैट, तो उसके पीछे एक बॉक्स होता है छोटा सा ब्लैक कलर का बना हुआ जिसमें लिखा होता है कैलोरीफिक वैल्यू. तो दैट कैलोरीफिक वैल्यू इज नथिंग बट दिस कि उस सब्सटेंस का 1 ग्राम आपको कितनी एनर्जी देगा. ऑलवेज रिमेंबर कि किसी भी सब्सटेंस की कैलोरीफिक वैल्यू हमेशा 1 ग्राम के लिए मेजर होती है, नॉट फॉर 1 kg, नॉट फॉर 1 लीटर और एनी अदर यूनिट, बट ऑलवेज फॉर 1 ग्राम. ये आपके नीट में या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है. सो ऑलवेज रिमेंबर कैलोरीफिक वैल्यू इज फॉर 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, बी इट कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स और एनी अदर थिंग. So we will be discussing about calorific value of fats, carbohydrates and proteins in the coming slides. So let's see the calorific value of fats first. अब हमें फैट्स किस किस चीज़ों से मिलता है? घी, ऑयल, बटर या ग्राउंडनट या आमंड से भी मिलता है, बादाम से, क्योंकि बादाम में भी तेल होता है, राइट. सो अब फैट की कैलोरीफिक वैल्यू मतलब 1 ग्राम ऑफ फैट से कितनी एनर्जी मिलेगी. सो इट इज़ 9 किलो कैलोरी. अब 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी मिल रही है और मान लो कि क्वेश्चन में पूछा है 3 ग्राम से कितनी मिलेगी, तो इट विल बी 9 इंटू 3 किलो कैलोरी, दैट इज 27 किलो कैलोरीज. नेक्स्ट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स क्या है? शुगर. Yes, we have seen sugar, potato, मिल्क में भी होता है कार्बोहाइड्रेट्स, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. हम दूध पीते हैं उसमें लैक्टोज होता है, फ्रूट्स खाते हैं उसमें फ्रक्टोज होता है, गन्ना खाते हैं उसमें सुक्रोज होता है, चीनी खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है. सो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट वुड गिव अस 4.1 किलो कैलोरी. इसका मतलब इनमें से किसी का भी 1 ग्राम खाएंगे तो 4.1 किलो कैलोरी मिलेगी. और ऐसे ही पूछा है 3 ग्राम से कितने मिलेगी, तो इट विल बी 4.1 इंटू 3 किलो कैलोरी, राइट. नाउ यू नो हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी. नेक्स्ट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन्स. सो प्रोटीन्स की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होती है. क्यों? क्योंकि यूजुअली प्रोटीन्स जो हैं एनर्जी के लिए काम आते नहीं हैं. वी हैव स्टडीड प्रोटीन्स किस लिए काम आते हैं? फॉर बिल्डअप ऑफ बॉडी, फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी. प्रोटीन शेक इसीलिए पिया जाता है बिकॉज वी आर गोइंग टू जिम एंड वी वांट आवर बॉडी टू बी मस्कुलर. सो येस, प्रोटीन्स की कैलोरीफिक वैल्यू होगी 4.0 किलो कैलोरी, विच इज़ द लीस्ट अमंग ऑल, बिकॉज प्रोटीन्स आर नॉट एनर्जी सोर्स. प्रोटीन्स हमारी बॉडी बहुत एडवर्स कंडीशंस में यूटिलाइज करती है एज ए एनर्जी सोर्स. नाउ लेट्स लुक एट द ऑर्डर ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स. सो येस, वी नो द ऑर्डर इज फैट्स फर्स्ट, which has 9 kilocalorie. Then comes carbohydrates, which has 4.1 kilocalories as calorific value. And then we have proteins, which have the least calorific value, and we know the reason why, because they are not good energy source, and it is 4 kilocalorie, right. Now we will see कि what is the order of the consumption of nutrients if a person is starving. मतलब अगर कोई बहुत दिनों तक भूखा रहता है तो हमारी बॉडी को बाहर से एनर्जी नहीं मिल रही है, तो हमारी बॉडी अपने रिजर्व्स को ख़त्म करेगी. तो किस ऑर्डर में यूटिलाइज करेगी?
सो येस, द ऑर्डर वुड बी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। इसका मतलब हमारी बॉडी जो बॉडी में स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं पहले उनको यूटिलाइज करेगी, दैट मीन्स गैलेक्टोज को। उसके बाद हमारी एडिपोज टिश्यू को यूटिलाइज करेगी, इसका मतलब फैट्स को। और लास्ट में जब बहुत ही एडवर्स कंडीशन आ जाएगी देन प्रोटीन्स। नाउ लेट्स लुक एट द हॉर्मोन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे एक वर्ड है हॉर्मोन्स। यू पीपल मस्ट बी नोइंग कि एंजाइम्स और हॉर्मोन्स अलग अलग होते हैं। एंजाइम्स वो जो डक्ट में फ्लो करते हैं और हॉर्मोन्स वो जो डायरेक्टली ब्लड में फ्लो करते हैं। सो हियर ऑन योर स्क्रीन इज अ लिस्ट ऑफ मेनी हॉर्मोन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो एक्चुअली डाइजेशन में हेल्प करती है, जो एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स को रिलीज कराने में हेल्प करती है। वी विल बी लुकिंग एट ऑल ऑफ देम। लेट्स स्टार्ट विद द हार्मोन गैस्ट्रिन। अब जहाँ भी ये वर्ड आता है गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिन, इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू स्टमक। इसका मतलब ये जो हार्मोन हम पढ़ रहे हैं इट इज रिलेटेड टू स्टमक। अब गैस्ट्रिन का सिक्रीशन होता है, स्टमक में कुछ सेल्स होते हैं जी सेल्स, और इसका फंक्शन होता है, हमने पढ़ा था स्टमक का एनवायरनमेंट कैसा होता है, एसिडिक, क्योंकि उसमें HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऐसा तो है नहीं हमारी स्टमक जब मर्जी आए तब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट कर देती है। सो देयर हैज टू बी सम रेगुलेशन, और वो रेगुलेशन होता है बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन। हम कुछ भी खाते हैं तो वो स्टिमुलेट करता है जी सेल्स को जो रिलीज करते हैं गैस्ट्रिन। फिर गैस्ट्रिन जाएगा ऑक्जेंटिक सेल्स के पास, ऑक्जेंटिक सेल्स को बोलेगा रिलीज HCl। फिर HCl क्या करेगा, पेप्सिनोजन जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम था उसको कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में ताकि प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो, एंड फाइनली प्रोटीन्स वो डाइजेस्ट इनटू अमीनो एसिड। सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर एंड इसको रेगुलेट करता है गैस्ट्रिन। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हमारी स्टमक में जो है कभी भी HCl सिक्रीट हो जाएगा और होता ही रहेगा, कभी बंद ही नहीं होगा उसका सिक्रीशन, राइट? क्योंकि कभी एसिड का सिक्रीशन बंद ही नहीं होगा तो यू मस्ट हैव हर्ड पीपल कंप्लेनिंग कि उन्हें एसिडिटी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उनकी स्टमक में HCl का सिक्रीशन ज़्यादा हो गया। तो ऑफ कोर्स सी बात है, गैस्ट्रिन का सिक्रीशन स्टॉप करेंगे तो HCl का सिक्रीशन भी स्टॉप होगा। तो इसको स्टॉप करने के लिए हमारी बॉडी में 3 हॉर्मोन्स हैं, सेक्रेटिन, VIP एंड एंटेरोगैस्टेरॉन। ये तीनों हॉर्मोन्स हम नेक्स्ट पढ़ेंगे और इनका फंक्शन है कि गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को स्टॉप करें ताकि HCl का सिक्रीशन इनडायरेक्टली सप्रेस हो जाए और इसीलिए अननेसेसरी एसिडिटी ना हो। नेक्स्ट इज सेक्रेटिन, एंटेरोगैस्टेरॉन एंड वैज़ोएक्टिव इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, VIP, जिसे हम GIP भी कहते हैं, गैस्ट्रो इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। अब इन तीनों की सिक्रीशन साइट होती है डिओडेनल म्यूकोसा। हमने इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स पढ़े थे, डिओडेनम, इलियम और जेजुनम। तो जो डिओडेनम की म्यूकोसा होती है उनसे ये तीनों हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर डिओडेनल म्यूकोसा सिक्रीट करती है, ये भी MCQ आ सकता है। और इन तीनों का फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। इन तीनों का फंक्शन होता है कि ये गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करती है ताकि गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रीशन है वो बंद हो जाए, ताकि हमें अननेसेसरी एसिडिटी ना हो, ताकि हमारा स्टमक जो है अननेसेसरी ओवरवर्क नहीं करे। उसमें खाना नहीं है तो व्हाई वुड इट वांट टू वर्क, तो इसीलिए उसको रेस्ट देने के लिए दीज 3 हॉर्मोन्स एक्ट। ऑलवेज रिमेंबर कि गैस्ट्रिन के अलावा हम जितने भी हॉर्मोन्स पढ़ेंगे वो सारे डिओडेनल म्यूकोसा के सेल से ही सिक्रीट होते हैं। डिओडेनम और उसमें भी म्यूकोसा से, सब म्यूकोसा या और किसी से नहीं, सब म्यूकोसा मस्कुलरिस या सेरोसा से नहीं। नेक्स्ट हार्मोन इज हिपैटोक्राइनिन। अब जहाँ भी वर्ड आ जाता है हिपैटो, चाहे वो हिपैटोक्राइनिन हो, चाहे वो हिपैटोमेगैली हो, चाहे वो हेपेटाइटिस हो, जहाँ भी हिपैटो आता है इट मीन्स इट इज समथिंग रिलेटेड टू लिवर। इसका मतलब हम ये जो हार्मोन पढ़ने जा रहे हैं ये किससे रिलेटेड होगा, लिवर से। तो
हिपैटोक्राइनिन का फंक्शन है कि वो लिवर पे जाए और बाइल के सिंथेसिस को जो है वो स्टिमुलेट करे। एंड एज आई सेड इसकी साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, डिओडेनल म्यूकोसा ओनली। अब क्या होता है, हिपैटोक्राइनिन क्या करता है, लिवर पे जाता है, उससे सिग्नल्स देता है कि वो बाइल का सिंथेसिस स्टार्ट कर दे, क्योंकि बाइल की ज़रूरत होने वाली है फूड में जो है लिपिड्स हैं। एंड वी डिस्कस्ड कि बाइल का क्या फंक्शन होता है, लिपिड्स जो इनसॉल्युबल होते हैं बाइल उन्हें इमल्सिफाई करता है ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। सो ऑलवेज रिमेंबर कि बाइल का सिंथेसिस लिवर से होगा, तो कैसे होगा, बिकॉज ऑफ हिपैटोक्राइनिन विच स्टिमुलेट्स लिवर फॉर सिंथेसिस ऑफ बाइल which would indirectly act on lipids to emulsify. Emulsification में क्या था, पहले fats break into chylomicron and then micelle. Okay, so next hormone is cholecystokinin. अब जहाँ भी ये वर्ड आ जाता है कोले, इट मीन्स इट इज समथिंग रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर, चाहे वो कोलेसिस्टोकाइनिन हो चाहे वो कोलेलिथियासिस हो, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं। तो ये हार्मोन, इसकी भी साइट ऑफ फॉर्मेशन होगी डिओडेनल म्यूकोसा, और इसका फंक्शन होगा कि लिवर ने जो बाइल सिंथेसाइज करके गॉल ब्लैडर में स्टोर होने को छोड़ा है, राइट। गॉल ब्लैडर का फंक्शन यही है कि लिवर से जो बाइल सिंथेसाइज हो रहा है वो उसे स्टोर कर ले और उसे कॉन्सेंट्रेट करे। तो ये गॉल ब्लैडर के पास जाएगा और स्टिमुलेट करेगा उसके कॉन्ट्रैक्शन को, ताकि उसमें से बाइल रिलीज हो। गॉल ब्लैडर इज जस्ट लाइक अ बलून फिल्ड विद एयर। तो अगर बलून को हम दबाएंगे तो ऑफ कोर्स बात है उसमें एयर निकलेगी, तो ऐसे ही गॉल ब्लैडर को अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स बात है उसमें से बाइल रिलीज होगा, और वो बाइल रिलीज होके पहले तो सिस्टिक डक्ट से आएगा, फिर कॉमन बाइल डक्ट से आएगा, फिर हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, एम्पुला ऑफ वेटर, स्फिंक्टर ऑफ ओडिया, यस वी हैव डिस्कस्ड इट, फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडेनम में रिलीज हो जाएगा। थर्ड नेक्स्ट एंजाइम इज पेनक्रियाटोजाइमिन। पेनक्रिया मतलब ऑफ कोर्स पेनक्रियास से रिलेटेड है, और जाइमिन इज समथिंग रिलेटेड टू एंजाइम्स। इसकी साइट ऑफ फॉर्मेशन भी डिओडेनल म्यूकोसा ही होती है। और इसका क्या फंक्शन होगा, हमने पढ़ा था कि पेनक्रियाज एंजाइम रिलीज करता है अलग अलग, जैसे न्यूक्लियस, लाइपेज, अमाइलेज एक्सेट्रा। तो उनको रिलीज होने का सिग्नल कौन देता है, पेनक्रियाजाइमिन। पेनक्रियाजाइमिन स्टिमुलेट्स पेनक्रियाज to release its enzymes. Always remember पेनक्रियाजाइमिन एंजाइम्स रिलीज करने का सिग्नल देता है। पैनक्रियाज के पास हार्मोन्स भी होते हैं, इंसुलिन, ये उनको रिलीज करने का सिग्नल नहीं देता। So next topic is excretion of food. Now what is excretion of food? It is a new term. एक्सक्रीशन ऑफ फूड का मतलब होता है जो भी अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड रह जाता है हमारी जीआईटी में, गट में, वो एक्सक्रीट हो जाए, वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाए, बिकॉज अब डाइजेस्ट हुआ नहीं है या एब्जॉर्ब हुआ नहीं है तो उसका कोई काम नहीं है, वी जस्ट एक्सक्रीट इट। सो एक्सक्रीशन इज removal of waste and unabsorbed food particles which is left in our gastrointestinal system, and it is also known as egestion. Now you must be wondering, just like every process, ki is excretion necessary? What if somebody could not excrete for a few days? तो yes, excretion is very necessary, क्योंकि अगर undigested food या unabsorbed food जो है हमारी गट में ज़्यादा दिन तक रहेगा तो इट वुड लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो टॉक्सिक है, और टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी। सो विदाउट एक्सक्रीशन अनएब्जॉर्ब्ड एंड अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स वुड एक्यूमुलेट इन आवर बॉडी एंड इट वुड लीड टू टॉक्सिसिटी। नाउ लेट्स लुक एट द प्रोसीजर ऑफ एक्सक्रीशन। सो हमने लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स पढ़े थे, कोलन, सीकम एंड रेक्टम। तो रेक्टम का फंक्शन है कि वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को स्टोर कर ले,
एंड अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, जैसे इफ अ पर्सन ईट ग्रास, कोई घास खा लेता है गलती से तो डाइजेस्ट नहीं होती उसके, क्योंकि हमारी बॉडी में एंजाइम नहीं है, तो इट इज स्टोर्ड इनटू रेक्टम. एंड दिस डायग्राम, इन दिस डायग्राम black dot shows where rectum is there in small intestine. After rectum, how do we defecate? Now what is defecation or egestion? It means freshening up of body. इसका मतलब finally removal of undigested substances from body. And this takes place from anus. We all wake up in the morning and freshen ourselves. That is nothing but egestion or defecation, removal of waste from our body. So undigested food passes from body to outside via anus, and इस procedure को कहते हैं defecation और egestion. अब defecation एक reflex है, it starts from somewhere. और ये कैसे होता है? जब रेक्टम बहुत ज़्यादा फिल हो जाता है तो उसकी वॉल्स सिग्नल देती है, पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल, जो कि एनस को कहता है नाउ आवर बॉडी नीड्स टू डिफेकेट. पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वुड बी डिस्क्राइब्ड इन नर्वस सिस्टम विच इज़ अ डिफरेंट टॉपिक. अब डिफेकेशन कैसे होता है? पहले तो हमारी जो एनस है उसमें दो स्पिंक्टर्स होते हैं. एक होता है इंटरनल स्पिंक्टर और एक होता है एक्सटर्नल स्पिंक्टर. वी हैव स्टडीड कि इंटरनल स्पिंक्टर अनवॉलंटरी होता है, इसका मतलब वी कैन नॉट कंट्रोल इट, एंड एक्सटर्नल स्पिंक्टर इज वॉलंटरी, दैट मीन्स वी कैन कंट्रोल इट. एंड यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन इमरजेंसी सिचुएशंस when you do not have a washroom around you, you can control yourself, you can control your reflex to defecate for some time. It is because you can control the external sphincter. तो defecation के टाइम इनिशियली तो क्या होता है, जो इंटरनल स्पिंक्टर है वो रिलैक्स करता है और जो एक्सटर्नल स्पिंक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम व्हेन यू कैन नॉट कंट्रोल योर डिज़ायर टू defecate, जब इट इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल, देन फाइनली जो स्टूल्स एक्यूमुलेट होते हैं वो पास आउट होते हैं बाहर. एंड इन दैट केस जो इंटरनल स्पिंक्टर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो एक्सटर्नल स्पिंक्टर होता है वो रिलैक्स करता है. एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ पेरिस्टाल्टिक मोशन ओनली, जस्ट लाइक इन ईसोफेगस. बोलस कैसे जा रहा था नीचे, ईसोफेगस के ऊपर वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था और नीचे वाला रिलैक्स कर रहा था. आई हैव शोन यू ब्यूटिफुली विद अ डायग्राम. तो इन दिस ऑल्सो जब फाइनली यू हैव टू डिफेकेट, इंटरनल एनल स्पिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स and external anal sphincter relaxes. Always remember the order. Initially internal sphincter relaxes and finally it contracts. Initially external sphincter contracts and finally it relaxes. In this diagram you can see the position of internal and external sphincter. So thank you for watching students. Like, share and subscribe if you found it knowledgeable.